यूनानी फ़लसफ़ी और मुअर्रिख़ पिलवटरिक ने सिकंदर की शख्सियत को बयान करते हुए लिखा है कि उनका रंग तो गोरा था लेकिन चेहरा सुर्खी माइल था। सिकंदर का कद एक आम मकदूनियाई के मुकाबले में छोटा था, लेकिन मैदान जंग में उनके कद का कोई असर नज़र नहीं आता था। सिकंदर दाढ़ी नहीं रखते थे। इसके रुखसार पतले थे, जबड़ा चौकोर था और उनकी आंखें शदीद अज़्म की अक्कास थीं। मार्क्स कटसन ने सिकंदर पर किताब अ हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर में लिखा है कि सिकंदर के बाल सुनहरे और घुंघरियाले थे। इसकी दोनों आंखों का रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ था। इसकी बाईं आंख सुरमई और दाएं काली थी। इसकी आंखों में इतनी ताकत थी कि सामने वाले इसे देखकर ही घबरा जाते थे। सिकंदर हमेशा होमर की किताब दी इलीड ऑफ दी कासिकेट अपने साथ रखता था। सोते वक्त भी उसे अपने तकिए के नीचे रखता था। पिलवटरिक सिकंदर की सवाने हयात दी लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर दी ग्रेट में लिखते हैं कि सिकंदर ने कभी भी जिस्म की लज्जतों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि दूसरे मामलात में इससे ज़्यादा बाहिम्मत और निडर कम लोग हुए होंगे। बचपन से ही उन्होंने औरतों के मुताल्लिक एहतराम का इजहार किया। ये वो वक्त था जब ग़ुलाम लड़कियों, दाश्ता और यहाँ तक के बीवियों को ज़ाती मलकियत समझा जाता था। वो लिखते हैं, सिकंदर की माँ ओलंपिया सिकंदर की लड़कियों में दिलचस्पी न लेने से इस कदर परेशान हो गईं कि उन्होंने मुखालिफ जिन्स में दिलचस्पी पैदा करने के लिए एक खूबसूरत दरबारी तवाइफ का लिगजीना की खिदमात हासिल कीं, लेकिन सिकंदर पर इस खातून का कोई असर न हुआ। बाद में सिकंदर ने खुद इकरार किया कि सेक्स और नींद उन्हें हमेशा ये याद दिलाते कि उनका जिस्म फ़ानी है। 23 साला शहजादा सिकंदर ने 334 क़ब्ल मसीह में यूनान के शहर मकदूनिया से दुनिया को फतह करने की अपनी मुहिम का आगाज़ किया। सिकंदर की फ़ौज में 1 लाख सिपाही थे जो 10,000 मील का सफ़र तय करके ईरान के रास्ते दरियाए सिंध के किनारे पहुंचे। 326 क़ब्ल मसीह के अवाइल में जब सिकंदर ईरान में थे तो उन्होंने ईरान के नज़दीक हिंदुस्तानी शहरों के बादशाहों के पास कासिद भेजे और उनसे कहा कि वो उनकी मातहती कबूल करें। सिकंदर जैसे ही काबुल की वादी में पहुंचे, बादशाह इससे मिलने पहुंचने लगे। इनमें से एक हिंदुस्तानी शहर टैक्सला का हुक्मरान अभी भी था। सिकंदर के साथ अपनी वफादारी जाहिर करने के लिए उन्होंने सिकंदर को 65 हाथी का नजराना पेश किया ताकि वो उन्हें अपनी आने वाली मुहिम में इस्तेमाल कर सकें। तक्षला का बादशाह भी सिकंदर की इतनी खातिर तवाज़ो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि सिकंदर उसके दुश्मन पोरस के खिलाफ जंग में इसका साथ दे। मार्क्स कटसन लिखते हैं कि इसने दानिस्ता तौर पर सिकंदर के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए थे। उसने सिकंदर की फ़ौज को अनाज के साथ साथ 5,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों और 65 हाथियों पेश किए। उनका नौजवान जनरल सेंड्रोकप्तोस भी सिकंदर के साथ शामिल हो गया। सिकंदर ने तक्षला में 2 महीने गुजारे और वहां के बादशाह की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते रहे। सिकंदर के सवाने निगार फिलिप फरीमैन अपनी किताब अलेक्जेंडर दी ग्रेट में लिखते हैं, इस मोड़ पर सिकंदर ने अपनी फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उन्होंने हेपिस्टें की क़ियादत में एक बड़ी फ़ौज दर्रा खैबर के इस पार भेजी ताकि वो रास्ते में आने वाले कबायली बागियों को कुचल दे, और सबसे अहम बात यह है कि जल्द अज जल्द दरियाए सिंध तक पहुंचकर एक पिल बनाए ताकि सिकंदर की फ़ौज दरिया को उबूर कर सके। वो लिखते हैं, इस रास्ते पर बहुत से हिंदुस्तानी बादशाह और इंजीनियर्स की एक बड़ी तादाद सिकंदर की फ़ौज के साथ चल रही थी। सिकंदर ने एक घुमावदार रास्ता इख्तियार किया और हिंदुकश के मशरिक़ का रुख किया ताकि वो इस तरफ रहने वाले कबायलियों को कंट्रोल कर सके। ऐसे तमाम बादशाह जो सिकंदर के रास्ते में आए और हथियार नहीं डाले, सिकंदर ने उन तमाम के क़लों पर कब्ज़ा कर लिया। एक जगह कबायली बागियों ने सिकंदर की फ़ौज पर घात लगाकर हमला किया और इस मुहिम के दौरान एक तीर सिकंदर के बाजू पर लगा। उस वक्त वो शाम को आराम करने के लिए कैंप लगा रहे थे। सिकंदर के सिपाहियों ने करीबी पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हमला आवरों का ख्याल था कि सिकंदर फरार हो गया है, लेकिन सिपाही पहाड़ी से नीचे उतरे और अचानक उन पर जवाबी हमला कर दिया। बागियों ने हथियार डाल दिए। सिकंदर ने इस शर्त पर उनकी जान बख्शी कि वो उनकी फ़ौज में शामिल हो जाए।
پہلے تو وہ راضی ہو گئے، لیکن جب کچھ سپاہیوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو سکندر نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ سکندر جب بزیرہ شہر پہنچے تو انہوں نے پایا کہ وہاں کے تمام سپاہی اور شہری شہر چھوڑ کر اورنس نامی پہاڑی پر چڑھ گئے ہیں۔ اس پہاڑی کے چاروں طرف گہری کھائی تھی اور اوپر پہنچنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اوپر ایک ہموار میدان تھا جہاں اناج زیادہ مقدار میں اگایا جا سکتا تھا۔ وہاں پانی کا بھی معقول انتظام تھا۔ سکندر کے مقامی گائیڈ نے انہیں بتایا کہ ہرکولس بھی اس پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ سکندر نے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا۔ مخالفین کو اونچائی کا فائدہ ملنے کے باوجود سکندر کے سپاہی لڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اس حملے سے حیران ہو کر بزیرہ نگر کے سپاہیوں نے اگلے دن ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے رات کو فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن سکندر اس کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کھائیوں میں گرنے سے کئی لوگ مر گئے۔ سکندر کی فوج کو دریائے سندھ تک پہنچنے میں 20 دن لگ گئے۔ وہاں تکشلا کے بادشاہ نے دریائے سندھ پر کشتیوں سے پل بنانے میں ان کی مدد کی۔ دریائے سندھ کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے تھے کہ دریا کے بہاؤ کے متوازی لکڑی کی کشتیوں کو جوڑ کر دریا پر پل بنایا جا سکتا ہے۔ سکندر کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ پورس کے پاس ایک بڑی فوج ہے جس میں بہت بڑے بڑے ہاتھی شامل ہیں۔ سکندر کا خیال تھا کہ وہ پورس کی فوج کو شکست دے سکتا ہے، لیکن مونسون کے شروع ہونے کی وجہ سے ایسا کرنا آسان نہیں تھا۔ سکندر کی فوج کو بارش میں لڑنے کا تجربہ ضرور تھا، لیکن انہیں شدید گرمی کا بھی سامنا تھا۔ اس لیے وہاں سے اس نے پورس کو پیغام بھیجا کہ وہ سرحد پر آئے اور ان کی اطاعت قبول کرے۔ پورس نے جواب دیا کہ وہ سکندر کی اطاعت قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ ان سے اپنی سلطنت کی سرحد پر ملنے کو تیار ہے۔ سکندر اور ان کے سپاہی کئی دنوں تک مارچ کرتے ہوئے دریائے جہلم کے قریب پہنچ گئے۔ پورس کی فوج جہلم کی دوسری طرف تھی۔ سکندر نے دریا کے شمالی کنارے پر ڈیرا ڈالا۔ وہ ایسی جگہ تلاش میں تھے کہ جہاں سے پورس انہیں دریا پار کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ پورس کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اپنی فوج کو دریا کے کنارے بہت پیچھے بھیج دیا۔ سکندر نے اپنے سپاہیوں کو ایک جگہ نہیں رکھا، کبھی مغرب کی طرف لے جاتے اور کبھی مشرق کی طرف۔ اس دوران انہوں نے دریا کے کنارے الاؤ جلایا اور خوب شور مچانا شروع کر دیا۔ دریا کے دوسری طرف پورس کے سپاہیوں کو سکندر کے سپاہیوں کی نقل و حرکت کی عادت پڑ گئی اور انہوں نے ان پر کڑی نظر رکھنا چھوڑ دیا۔ سکندر کی فوج کے برعکس پورس کی فوج ایک جگہ ہی رہی، کیونکہ ہاتھی سب سے آگے تعینات تھے اور انہیں بار بار ادھر ادھر منتقل کرنا بہت مشکل تھا۔ سکندر نے یہ بھی حکم دیا کہ آس پاس کے کھیتوں سے اناج اس کے کیمپ میں لایا جائے۔ پورس کے جاسوسوں نے جب یہ خبر دی تو پورس نے اس کا مطلب یہ لیا کہ سکندر نے مانسون کے اختتام تک وہاں رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اسی دوران وون زوردار آندھی اور طوفان آیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکندر نے اپنے سپاہیوں کو دریا پار کروا دیا۔ تاہم اس کوشش میں آسمانی بجلی گرنے سے سکندر کے کئی سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پورس کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سکندر کے فوجیوں کو دریا پار کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ اگرچہ پورس ایک بہادر اور قابل جنرل تھا، لیکن اس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ سکندر کے تربیت یافتہ سپاہیوں کا سامنا کیسے کیا جائے۔ پورس کے حق میں ایک ہی بات تھی کہ اس کی فوج میں ہاتھی بہت تھے۔ فلپ فری مین لکھتے ہیں، لیکن اس وقت تک سکندر کے سپاہیوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہاتھیوں سے کیسے لڑنا ہے۔ سکندر کے سپاہی ہاتھی کو گھیر کر اس پر نیزوں سے حملہ کر دیتے۔ اسی دوران ایک تیر انداز ہاتھی کی آنکھ پر نشانہ لگاتا۔ جیسے ہی ہاتھی کی آنکھ میں تیر لگتا، وہ بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا اور اپنے ہی لوگوں کو کچل ڈالتا۔ سکندر نے اپنے سپاہیوں کو پورس کے سپاہیوں کے بائیں اور دائیں طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ آگے بڑھ کر پورس کے سپاہیوں پر پیچھے سے حملہ کرے۔ اس شدید لڑائی میں دونوں طرف کے بہت سے فوجی مارے گئے اور بڑی تعداد میں دوسرے لوگ بھی مارے گئے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ یہ جنگ پنجاب میں جلال پور کے مقام پر دریائے جہلم کے کنارے ہوئی۔ سکندر اپنے گھوڑے بوسیفلس پر سوار تھے، پھر ایک تیر گھوڑے کو لگا اور وہ وہیں گر گیا،
सिकंदर को अपने घोड़े की मौत पर गम मनाने का वक्त भी ना मिला। उसने एक और घोड़ा लिया और जंग जारी रखी। जैसे ही पोरस के सिपाही दबाव में आए, सिकंदर के सिपाहियों ने पीछे से आकर उन पर हमला कर दिया और उनके फरार का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन पोरस एक बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर लड़ता रहा। इसकी हिम्मत को सराहते हुए सिकंदर ने इसे पैगाम भेजा कि अगर वो हथियार डाल दे तो उसकी जान बच जाएगी। इस कासिद का नाम ओमफिस था। पोरस ने अपने नेज़े से कासिद को मारने की कोशिश की। फिर सिकंदर ने पोरस के पास एक और कासिद भेजा। उसने पोरस को हथियार डालने पर आमादा किया। जब दोनों बादशाहों की मुलाकात हुई तो पोरस के हाथी ने जख्मी होने के बावजूद उसे घुटनों के बिल नीचे उतरने में मदद की। सिकंदर पोरस की 6 फुट लंबी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। पकड़े जाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने फौरन जवाब दिया कि जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ किया करता है। सिकंदर ने पोरस को मरहम पट्टी के लिए मैदान जंग से जाने की इजाज़त दे दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने न सिर्फ पोरस से जीती हुई सरजमीन उन्हें लूटा दी बल्कि आसपास की कुछ इजाफी ज़मीनें भी उन्हें अता कर दें। सिकंदर के मावनीन ने इसे पसंद नहीं किया। इसी दौरान सिकंदर की फौज ने अपने मकतूल सिपाहियों की आखिरी रसूमात अदा कीं। अपने मकतूल घोड़े की याद में सिकंदर ने मैदान जंग के करीब एक नए शहर की बुनियाद रखी और उसका नाम अपने घोड़े के नाम पर बोसीफल्स रखा। सिकंदर के सवाने निगार पिलवट्रिक लिखते हैं कि जब तक पोरस लड़ने की पोजीशन में था उसने सिकंदर का जबरदस्त मुकाबला किया। सिकंदर इससे आगे गंगा के साहिल तक जाना चाहते थे लेकिन उनके सिपाही पसोपेश का शिकार थे। एक बूढ़े सिपाही ने पूरी फौज की तरफ से बात करते हुए कहा, यह हमारे लिए एजाज की बात है कि हम हर किस्म के खतरात का सामना करते हुए आपके साथ यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अब हम थक चुके हैं और हमारी हिम्मत जवाब दी चुकी है। हमारे बहुत से साथी इस दौरान मैदान जंग में खत्म हो गए और जो अभी तक जिंदा हैं उनके जिस्मों पर इस मुहिम के निशानात हैं। उनके कपड़े भी कब के तार तार हो गए हैं। उन्हें अब अपने आर्मर के नीचे ईरानी और हिंदुस्तानी कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। हम अपने वालिदैन को देखना चाहते हैं और अपने बच्चों को दोबारा गिले लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब वापस मैसिडोनिया जाएं। इसके बाद अब एक बार फिर नई नस्ल के साथ एक और मुहिम पर निकल जाएं। जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हम अब इससे आगे नहीं जा सकते। जैसे ही बूढ़े सिपाही ने बात खत्म की तमाम सिपाहियों ने तालियां बजाकर उसकी बात की तायीद की लेकिन सिकंदर को उसकी बात पसंद नहीं आई। सिकंदर गुस्से से उठा और अपने खेमे की तरफ चला गया। उन्होंने 3 दिन तक अपने किसी करीबी साथी से बात नहीं की। वो इंतजार करते रहे उनके सिपाही उनके पास आएं और उन्हें मनाएं और मुआफ़ी मांगें लेकिन इस बार कोई उनके पास नहीं पहुंचा। आखिरकार सिकंदर को ये मानना पड़ा कि उनका दरियाए गंगा तक पहुंचने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को जमा किया और ऐलान किया कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं। उसने मशरिक़ की जानिब एक उदास नज़र डाली और अपने मुल्क मक़दूनिया की तरफ वापस चल पड़े।